हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक प्रीवियस क्लास में आपने क्या सीखा था कि वेक्टर्स होते क्या, उसको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 3-3 के प्रोडक्ट, 4-4 के प्रोडक्ट, पता नहीं क्या कुछ हम पढ़ के आए हैं उसके बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन जो डेरिवेटिव है यानी कि जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ आप एक्स वाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिर्फ इनका करते थे। अब हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो स्टार्टिंग का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर फंक्शन भी। ये 2-4 डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, इनका क्या यूज है और क्या इनका मीनिंग है भी। जैसे फर्स्ट है स्केलर फंक्शन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है भी, स्केलर फंक्शन, स्केलर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि आप ये बोल सकते हो एक कांस्टेंट फंक्शन। अब वो कांस्टेंट कैसे होगा वो देखिए, ये बोल रहे हैं लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये जो d है वो क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, यानी कि यहां अगर मैं d के अंदर कोई वैल्यू रखूं तो d की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन मान लिया 50 तक होगी भी, यानी कि रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। देन ए रूल, एक ऐसा रूल जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, विच एसोसिएट टू ईच स्केलर t, जो किससे एसोसिएट हो, हर एक स्केलर t से और जो बिलोंग करता हो d से। ए यूनिक रियल नंबर, और वहां क्या एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ ऑफ टी इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। तो एफ ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन बोलते हैं भी। जैसे कि अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, वैल्यू है t+3, अब मैं बोल रहा हूं भी t की वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी कि t की जो वैल्यू है वो सारे किससे बिलोंग करनी चाहिए, इस सेट d से। तो जब t की जगह आपने 1 पुट किया, दिस इंप्लाइज यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, 1 + 3 क्या आई, 4, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जब t की जगह कुछ और रखोगे, t की जगह 2 रखोगे तो f ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 5, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्या कभी आप ऐसा बोल सकते हो कि सर t की जगह मैं लिख दो ये जो f ऑफ 1 है इसकी वैल्यू 2 भी आती है और f ऑफ 1 की वैल्यू 5 भी आती है भी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था क्लास 12th में, ये 1 1 और 2 बहुत सारी चीज आती थी, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स t यानी कि जो 1 के लिए नंबर एग्जिस्ट करेगा वो 2 भी एग्जिस्ट करेगा, 1 के लिए 5 भी, लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये जो यूनिक है, यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि t की हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके हम उसको f ऑफ t को क्या नाम देते हैं, स्केलर फंक्शन। ये जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है वेक्टर फंक्शन। अब वेक्टर फंक्शन क्या होता है, इसमें भी हमें नाम से क्लियर होता है भी। जैसे स्केलर में हाँ भी कांस्टेंट वैल्यू आई थी, इस तरीके से वो स्केलर फंक्शन होगा। वेक्टर फंक्शन के नाम से आपको आइडिया हो रहा है सर इसमें कुछ वेक्टर जैसा होने वाला है भी, आई जे के वगैरह लगे होंगे, बस इससे ज्यादा तो क्या होगा। हाँ सेम वही चीज है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेम एज इट इज, यानी कि डी कोई सबसेट होगा रियल नंबर का। देन ए रूल, अब रूल क्या आ गया, एफ वेक्टर। पहले रूल क्या था, एफ, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में आएगा ना, अब स्केलर तो आ नहीं सकता। विच एसोसिएट ईच स्केलर टी, हर एक स्केलर टी जो किससे बिलोंग करना चाहिए, डी से। ए यूनिक वेक्टर, वहां क्या एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? यूनिक होना चाहिए वो। डिनोटेड बाय एफ वेक्टर टी इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। उसको क्या नाम देते हैं, वेक्टर फंक्शन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि जैसे अगर एफ वेक्टर टी की वैल्यू यहां मैंने कुछ ऐसे लिख दी कि t+2i, यहां लिख दिया मैंने t² और साथ में लिख दिया j और ये लिख दिया t-1k। क्लियर? अब आपको बोला जा रहा है भी f वेक्टर 1 की वैल्यू निकालो। f वेक्टर 1 यानी कि t की जगह 1 पुट करोगे तो ये 3i, ये 1 का स्क्वायर 1 यानी कि j 1 - 1 0, k वाला कंसेप्ट क्या हो गया, 0। यानी कि ये क्या आया अभी,
वेक्टर फंक्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर फंक्शन। पहले क्या था कि वेक्टर को जनरली हम ऐसे लिख देते थे कि पी क्यू वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो इस तरीके से आई जे के में लिख देते थे। एक्चुअल में वो भी एक वेक्टर फंक्शन था। अब वहाँ वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन आपको नहीं बताई गई थी, तो आपको लगता था कि ये सिंपल वेक्टर है, यानी कि कोई भी फंक्शन वो किस फॉर्म में हो, वेक्टर की फॉर्म में हो, दिस मीन्स उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर फंक्शन नाम देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझो आप, क्लियर। तो उसके बाद है, अब है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड, अब इसमें आइडिया लगाइए कि जो नाम से है आपको क्या पता चल रहा है। अभी स्केलर से आप समझ पा रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया था, इसमें क्या भी कोई कांस्टेंट वैल्यू वगैरह होगी। फील्ड से आप क्या समझ पा रहे हैं, फील्ड का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं आपको, जैसे फील्ड का मीनिंग होता है खेत, ठीक है ना। खेत का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ खेत की बात होगी, मैथमेटिक्स के अंदर खेतों की बात नहीं होगी, जस्ट हमें समझने के तरीके होते हैं कि हम कैसे इनको समझे, कैसे लंबे टाइम तक याद रखें। कि कोई जर्नल सा ऐसा एग्जांपल दिया जाए, हाँ भी वो माइंड के अंदर बैठ जाए भी। ये देखो इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ेंगे, 1-2 दिन याद रहेगी, यस ए सेमेस्टर निकलने के बाद थर्ड सेमेस्टर में अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर कोई जर्नल सा एग्जाम्पल दे दे स्केलर फील्ड का, तो आपको डेफिनेशन भले ही याद ना हो, लेकिन वो एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, हाँ भी स्केलर फील्ड ये था, और वहां से फिर आप डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हो, हाँ भाई सर ने ये एग्जाम्पल दिया था, उससे रिलेटेड स्केलर फील्ड है और उसको हम ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लियर। तो आइए इसके देखते हैं स्केलर फील्ड की डेफिनेशन। सपोजिंग टू ईच पॉइंट, मान लिया कोई भी पॉइंट है जो पी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो सकता है भी, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस, यानी कि स्पेस के अंदर, इसको ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्पेस के अंदर कोई भी पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, क्लियर। उसके बाद ऑफ रीजन आर, रीजन का मीनिंग क्या होता है अभी, रीजन यानी कि एक कुछ एरिया होता है, कुछ पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है जिसको आप बोलते हो। मान लिया कि इस तरीके से ये हमारा रीजन है, भी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये जो स्पेस है ये क्या है, आर रीजन है, क्लियर। उसके बाद इन स्पेस, स्पेस के अंदर कुछ एरिया है, क्लियर। देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर डिनोटेड बाय एफ ऑफ पी, तो उसके लिए एक यूनिट स्केलर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम एफ ऑफ पी से डिनोट करेंगे। देन एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ को स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। एंड वी से स्केलर फील्ड हैज बीन डिफाइंड इन आर, तो हम नाम दे देते हैं कि जो स्केलर फील्ड है वो डिफाइंड है आर के अंदर। वो देखिए कैसे, कि जैसे इस एरिया के अंदर चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यानी कि जितने मर्जी पॉइंट हैं सिर्फ इस स्पेशल एरिया के अंदर, तो इससे एसोसिएट एक फंक्शन हम लिखेंगे एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी कि मान लिया F1 एक्स वाई जेड प्लस F2 एक्स कोमा वाई प्लस जेड प्लस F3 एक्स कोमा वाई प्लस जेड, क्योंकि स्केलर है यानी कि वेक्टर तो है ही नहीं, तो वेक्टर तो हम लगाएंगे नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ ऑफ पी ये इस तरीके का फंक्शन होगा, और पी का मीनिंग क्या था, यानी कि पी एक्स वाई जेड में पॉइंट था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये, यानी कि एक फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड। इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ कि जैसे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ, क्लियर। और इस फील्ड के जितने भी पॉइंट हैं अगर सारे यहाँ रख दोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। यानी कि उनसे ये फंक्शन बनेगा इस तरीके से, इन सभी के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ये फंक्शन एसोसिएट होगा हर एक पॉइंट से, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड बोलते हैं भी, क्लियर। अब ये जो पॉइंट है वो अनदर को नहीं डिफाइन कर सकता, ये जो फंक्शन है कि अनदर की वैल्यू रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो गया, नॉट डिफाइंड वगैरह कुछ आ जाएगा, इस तरीके का केस। अब इसके जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएंगे भी आपको। उसके बाद अब है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या कहती है, सिमिलरली टू ईच पॉइंट पी, अगर ऐसा ही कोई स्पेस के अंदर कोई और पॉइंट है पी ऑन द रीजन आर रीजन के अंदर, देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर एफ वेक्टर पी। अब तो जैसे एफ ऑफ पी कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, अब अगर मैं बोल दूं कि इस पी के लिए एक एफ डैश पी यानी कि एफ वेक्टर पी एग्जिस्ट करता है, देन एफ वेक्टर f इज ए वेक्टर फंक्शन एंड वी से वेक्टर फील्ड हैज बीन डिफाइंड इन R। तो हम क्या बोल देते हैं कि वेक्टर फील्ड डिफाइंड है इस R रीजन के अंदर, क्लियर ना।
तो इस तरीके से बस अब यहाँ वेक्टर की फॉर्म में लिखा होगा। जब वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो इसके साथ आई और जे के ये लग जाएंगे भी, आई जे के, यहाँ प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड की। तो डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज या आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, उनके अंदर जब इसका यूज होगा, क्योंकि सीखने में और प्रैक्टिस करने में भी अंतर होता है। जब हम सीखते हैं हो सकता है कि सारी चीज़ें 100% क्लियर ना हो, लेकिन अगर जो सीखा हुआ है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये माइंड में आता हाँ भाई इस वजह से वो सिखा रहे थे, इस तरीके से इसको यूज़ करना है। यानी कि जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। उसके बाद देखिए जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, यानी कि वेक्टर फंक्शन की लिमिट हम कैसे अप्लाई करेंगे या ये होती क्या है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लिमिट ये जो वर्ड है ये आपने काफ़ी बार सुना है भी, सुना क्या आपने पढ़ भी अच्छी तरीके से रखा है। ये क्लास 11th के 13 चैप्टर के अंदर आया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर। अभी तक जस्ट आपने सिर्फ इतना पढ़ रखा है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो और f ऑफ x लेट सपोज वो l दे रखा हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो f ऑफ x है वो टेंड्स करता है l को एज x टेंड्स टू a। यानी कि ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं स्केलर फंक्शन के केस में कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये f ऑफ x फंक्शन है जो l की तरफ जा रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ेगा। क्लियर। और यहाँ पे x टेंड्स टू a, इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ चुके हैं कि x टेंड्स टू माइनस a, यानी कि a नेगेटिव लिखते थे, और x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से लिखते थे, जिसको हम नाम देते थे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाती थी तो हम क्या बोलते थे कि अगर ये इक्वल है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई भी, ऐसा ही बोला जाता था कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। यानी कि ये तो सारा हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये स्केलर है, जस्ट एक वेक्टर फंक्शन नहीं है। लेकिन अब हमने लिमिट पढ़नी है भी वेक्टर फंक्शन की। अब वेक्टर फंक्शन में क्या चेंज आएगा, लिमिट का कंसेप्ट तो वही है, बस स्केलर की जगह अब क्या आ गया, वेक्टर फंक्शन आ गया। लेकिन जब स्केलर की जगह वेक्टर आ जाता है तो उसके अंदर डायरेक्शन का कंसेप्ट ऐड हो जाता है भी। स्केलर में तो जैसे मर्जी इधर उधर घुमा दो, फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर के अंदर उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन को भी मैनेज करना होता है भी, उसकी डायरेक्शन कहीं उल्टी ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो सारा कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। तो इसको समझते हैं। यहां पे आप लिखोगे कि लिमिट, यहां से अगर वेक्टर की टर्म में इसको बात करें तो लिमिट t टेंड्स टू t नोट और f वेक्टर t इज इक्वल टू होगा l वेक्टर के। अब इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि लिमिट t टेंड्स टू t नोट है और ft ये क्या है, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। क्लियर। इज इक्वल टू क्या है, l वेक्टर के। इसका मीनिंग क्या हुआ अभी, जो f वेक्टर t है, ये जो फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये अप्रोच करता है l वेक्टर को एज जैसे जैसे ये जो t है वो किसको अप्रोच करेगा, t नोट को। क्लियर। ये है वेक्टर फंक्शन के अंदर लिमिट हमें कैसे लगानी है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि इस तरीके से कि ये जो f वेक्टर t है ये कोई फंक्शन है, यानी कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। l भी क्या है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। t एक पॉइंट है जो किसको अप्रोच कर रहे हैं, t नोट को। क्लियर। तो हम इन दोनों का एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं भी, रेफरेंस पॉइंट। अब वो रेफरेंस पॉइंट है वो हमने ले लिया O, ये हमने सपोज किया है, और O यानी कि ओरिजिन। क्लियर। जस्ट एक सिंपल से वे में आपको बता रहे हैं अभी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो f वेक्टर t है इसकी कर्व ये है भी, ये क्या है, f वेक्टर t है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट हमने O लिया है, दिस मीन्स इस कर्व पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे तो O के रिस्पेक्ट में ऐसे हम A वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं भी। जैसे लेट सपोज ये यहाँ t1 था, ये t2 t3 सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज, इनकी हर एक पॉइंट के क्या एग्जिस्ट करेंगे, इस तरीके से वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे ये हमें। क्लियर। अब ये t1 t2 सो ऑन कुछ भी हो सकता है भी, ये t1 से लेके और ये यहाँ tn तक,
ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब बीच में एक वेक्टर हम यहाँ L डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से, O से ऐसे, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि अलग से आपको दिखे, ठीक है। तो ये होगा, ये है भी आपका L वेक्टर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो T पॉइंट है कि यहाँ T1 Tn सो ऑन Tn तक है, कि T1 पॉइंट किसको अप्रोच करेगा, T नोट को। ये जो f ऑफ t है वो भी किसको अप्रोच करेगा, L वेक्टर को भी। जैसे जैसे ये जो, जैसे यहाँ T1 पॉइंट, T2 सो ऑन, यहाँ Tn जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं भी, जैसे जैसे ये जो T पॉइंट है वो अप्रोच करेगा T नोट को। क्लियर, ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कि जो T पॉइंट है वो T नोट को अप्रोच कर रहा है। दिस इंप्लाइज कि जो f वेक्टर T है उसकी वैल्यू भी इस L वेक्टर को क्या करेगी, अप्रोच करेगी विद रिस्पेक्ट टू। अब ये आपने ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ भी, एंड डायरेक्शन, लेंथ एंड डायरेक्शन भी, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन का भी आपने ध्यान रखना है भी, यानी कि जैसे इन सभी की डायरेक्शन एक ही जैसी होनी चाहिए, ये इस तरीके से। कहीं ये ना हो कि L वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो, गलत हो जाएगा। फिर सभी की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर एक उल्टा सुल्टा है दिस मीन्स यहाँ लिमिट अप्रोच नहीं करेगी। इसलिए मैंने बोला था कि वेक्टर के केस में लेंथ के साथ साथ आपने डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है भी। क्लियर, हम लिमिट के अंदर ऐसा तो पढ़ते थे कि लेफ्ट साइड से भी लिमिट अप्रोच करवाते थे, राइट साइड से भी लिमिट अप्रोच करवाते थे, और जब दोनों लिमिट, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इक्वल हो जाती थी तो हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अब वो लिमिट किसके अंदर है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के अंदर है। क्लियर, तो इसको आप इस तरीके से समझोगे। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब डेफिनेशन क्या कहती है, इफ, अब यहां तो लिखा भी नहीं जाएगा, एफ वेक्टर टी इज इक्वल टू है F1 टी प्लस F2 टी प्लस F3 और टी, इस तरीके से। और इन सभी के साथ क्या लगाओगे, यहाँ I, यहाँ J और यहाँ K, क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है ना, क्योंकि सिंपल लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। कि ये जो F वेक्टर टी है बी ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, अगर ये क्या हो, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो, देन एफ वेक्टर टी अप्रोचेस टू एल वेक्टर एज टी अप्रोचेस टू टी नोट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट एफ वेक्टर टी इक्वल टू क्या होगा, कि इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट। फर्स्ट में लिमिट अप्लाई होगी यानी कि F1 टी और I, उसके बाद प्लस F2 टी और J, इसके साथ आपने लिमिट लगानी है प्लस में, यहाँ लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट, ये बीच में प्लस का साइन है भी यहाँ। उसके बाद प्लस ऐसे ही लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट और F3 टी के कैप। क्लियर, इस तरीके से। अब यहां से वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि जो लिमिट्स ऑफ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब ये जो लिमिट है वो इन कंपोनेंट की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए भी। अब ये ना हो कि आपने फंक्शन के अंदर तो लिमिट लगा दी और ये जो वेक्टर फंक्शन के कंपोनेंट है जैसे F1 टी F2 टी, इसके अंदर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो दिस मीन्स यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो किस पे बेस्ड है, कि इसके जो कंपोनेंट है, I का कंपोनेंट है, J का कंपोनेंट है, K का कंपोनेंट है, इनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम क्या लगा सकते हैं, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी एक्सरसाइज के अंदर भी हम कभी
काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब ये जर्नल सी डेफिनेशन है लिमिट के अंदर कि एक्चुअल में लिमिट होती क्या है और वेक्टर फंक्शन पे आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। सेम वही चीज़ें हैं स्केलर वाली जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन बस यहाँ आपको लेंथ के साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है और ये सारा कुछ अब वेक्टर के अंदर चलेगा, स्केलर के अंदर नहीं होगा। क्लियर। और कुछ थ्योरम्स हैं जो बेस्ड हैं लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन पे। जैसे क्लास 12th में आया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या होता है कि अगर दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस और माइनस में हो तो हम उनकी अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब वही चीज़ वेक्टर के अंदर आ गई। अगर लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट है, ये एफ वेक्टर टी है, और ये अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये जी वेक्टर टी है। अब ये जो एफ और जी है वो क्या है, वेक्टर फंक्शन है भी। क्लियर। तो दिस मीन्स प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। अगर दोनों के बीच में डॉट लगा है और लिमिट लगानी है तो दोनों को अलग अलग लिमिट लगा के क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट ही लोगे। यानी कि ये किसका केस है, डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है भी। अगला जो केस है वो है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है और आपने लिमिट लगानी है तो दोनों की अलग अलग लिमिट अप्लाई करोगे और बाद में क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद अगर फाई ऑफ टी, ये कोई स्केलर फंक्शन है जो वेक्टर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। दिस मीन्स अगर आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो स्केलर फंक्शन में अलग से और वेक्टर फंक्शन में अलग से और बाद में दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। यहां मैंने साफ साफ लिख भी दिया है, जहां एफ और जी वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, और उनका जो वेरिएबल है वो स्केलर है यानी कि टी। क्लियर। और फाई इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ टी, और यहाँ जो फाई ऑफ टी है ये एक स्केलर फंक्शन है। जैसे हम वेक्टर की मल्टीप्लाई 5, 20, 30 से कर देते हैं ना, ये वही वाली चीज है। तो एक और है इसमें इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि इफ एफ वेक्टर टी, अगर कोई वेक्टर है f1 ti, f2 tj, f3 tk एंड a की वैल्यू है a1i, a2 और a3 k, इस तरीके से, तो लिमिट t टेंड्स टू t नोट f ऑफ t यू a के इक्वल कब होगा, जब लिमिट t टेंड्स टू t नोट fi t इज इक्वल टू होगा ai के। अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझो। ठीक है ना, कि ai ये क्या लिखा है, fi का मीनिंग क्या होगा, अगर हम i की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दे कि ये जो f1 t है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, a1 के इक्वल। ठीक है। यानी कि लिमिट t टेंड्स टू टी नोट के, यानी कि इस f1 t की वैल्यू तो किसको अप्रोच कर गई, a1 को। f2 t की वैल्यू किसको अप्रोच कर गई, इस a2 को। और f3 t की वैल्यू किसको अप्रोच कर गई, a3 को। तो ये क्या बन जाएगा, a1 a2 a3 यहाँ लग जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, a वेक्टर। ये जस्ट एक नॉर्मल सा है, काफी सारे एग्जाम्पल आएंगे, ये चीजें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी भी, क्योंकि इनके जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, ये चीजें ज्यादातर तो आपको याद ही है। बस ये डॉट और क्रॉस वाला याद रख लेना, डॉट है तो बीच में डॉट, क्रॉस है तो बीच में क्रॉस, वरना ये सारा आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। बस यहाँ कुछ और फंक्शन आ गए हैं, पहले सिंपल फंक्शन आते थे एक्स वाई में और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, अब उनकी जगह बार बार आपको ये एरो लगाना है, ये वेक्टर लगाना है, बस सिर्फ इतना सा चेंज आया है अभी। क्लियर। उसके बाद देखिए अब है कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, यानी कि वेक्टर फंक्शन को हम कंटिन्यूस कब बोल सकते हैं अभी। तो ये जो कंटिन्यूटी है ये भी क्लास 12th में आपने पढ़ा था स्केलर फंक्शन के केस में। अब जो कंटिन्यूटी है वो आप कैसे डिफाइन करते थे, क्लास 12th बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप निकालते थे कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों इक्वल हो जाती है दिस मीन्स वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। या फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे दी थी कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए या फिर बिना पेपर को हिलाए ड्रॉ कर सकते हैं, दिस मीन्स वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यानी कि उस फंक्शन के ग्राफ में अगर कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं है, दिस मीन्स वो कंटिन्यूस है भी। ये स्केलर फंक्शन के केस में हम पढ़ चुके हैं। बस अब स्केलर की जगह क्या आ गया, वेक्टर आ गया, कंसेप्ट सारे के सारे वही हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ए वेक्टर फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट t इज इक्वल टू t नोट। ये क्या है, एक पॉइंट है जिसपे हमें क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस। इफ f डैश t नोट इज डिफाइंड, भी उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड भी होना चाहिए। क्योंकि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, जैसे ये है इस तरीके से कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट है t नोट और यहाँ फंक्शन में बीच में ब्रेक है भी, यानी कि इस पे ऐसे मैं सर्कल लगा देता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू है नहीं। जब t नोट पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी कैसे चेक कर दोगे भी। तो दिस मीन्स फंक्शन पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए भी वहां पे। यानी कि ऐसे अगर वो डिफाइंड है तभी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट पे वैल्यू, तब वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए। ये स्केलर फंक्शन में पढ़ा था, यानी कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों छुपी हुई है। इसको मैं ये लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए हो। तो दिस मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अब वही वाली चीज यहां है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड जरूर हो एंड और लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट पे एफ टी की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ टी नोट के। तो इसका भी मीनिंग ये हुआ, इसमें भी एक हिडन मीनिंग ये है कि लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट नेगेटिव एफ वेक्टर टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट पॉजिटिव एफ वेक्टर टी, अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ टी नोट के इक्वल आ जाती है, दिस मीन्स ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। जस्ट पहले वाली डेफिनेशन है, बस यहाँ पे वेक्टर फंक्शन आ गया स्केलर की जगह। भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और उस पॉइंट पे उन वैल्यू के इक्वल हो, दिस मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। भाई यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान सी, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है भी। उसके बाद एक थोड़ा मैं कंटिन्यूटी के ऊपर इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एफ वेक्टर टी, ये कोई वेक्टर फंक्शन है जहां f1t i कैप, f2t j कैप, f3t k कैप, ये जो f1t f2t और f3t है ये क्या है, स्केलर फंक्शन है इन वेरिएबल t के अंदर। अब ये कंटिन्यूस होगा ये वाला फंक्शन इफ एंड ओनली इफ कि ये जो f1t है, f2t है और f3t है, अगर ये कंटिन्यूस हो किस पे, विच आर स्केलर फंक्शन ऑफ t आर कंटिन्यूस, यानी कि अगर ये सारे कंटिन्यूस है तब ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। भी पूरा फंक्शन, इसको एक जर्नल सी वे में इस तरीके से आपको बता देते हैं कि मान लीजिए ये फंक्शन है, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए भी, ठीक है। इस फंक्शन को इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब कंटिन्यूस तो तब होगा जब ये पहले वाला पार्ट भी कंटिन्यूस हो, दूसरे वाला पार्ट भी कंटिन्यूस हो और तीसरे वाला पार्ट भी कंटिन्यूस हो, तभी तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई सारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अब अगर पहले वाले पार्ट में बीच में कहीं ब्रेक है यहाँ ग्राफ के अंदर, तो दिस मीन्स पूरा फंक्शन थोड़ा ना कंटिन्यूस होगा। भी हम इंटरवल पे जब कंटिन्यूटी पढ़ते थे उसका मीनिंग क्या होता था कि उस इंटरवल पे हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तभी हम बोल सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अगर बीच में कहीं एक छोटा सा भी ऐसे ब्रेक मिल गया ग्राफ में, दिस मीन्स हम बोल देंगे भी पूरे इंटरवल पे, इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ये वही वाली चीज है, बी इसका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। अगर यही कंटिन्यूस नहीं हुए तो ये पूरा फंक्शन कैसे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, बस एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक कुछ नया नहीं आया, अब नया थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के अंदर आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। अब नया तो यहां भी इतना खास नहीं है, स्केलर की जगह फिर वही वेक्टर है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसके लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं मान लेता हूं लेट आर कोई वेक्टर है जो एफ वेक्टर टी यानी कि फंक्शन वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में है, क्लियर। बी ए वेक्टर फंक्शन, ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है विद स्केलर वेरिएबल टी, ठीक है ना। ये जो टी है वो क्या है, स्केलर वेरिएबल। उसके बाद लेट हम मान लेते हैं डेल्टा टी बी द स्मॉल चेंज इन टी, कि जो डेल्टा टी है वो क्या है, स्मॉल चेंज। अब अगर टी में चेंज हुआ, अभी टी की जगह जैसे 1 की जगह आपने मान लिया टी की वैल्यू 1 थी, 1.1 पुट कर दी, तो ये पूरा फंक्शन यानी कि आर में भी तो चेंज आएगा। एंड ये डेल्टा आर बी द कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन आर वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग चेंज है आर वेक्टर के अंदर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी भी, आर वेक्टर की वैल्यू थी एफ वेक्टर टी, यानी कि वेक्टर फंक्शन था। अगर आर वेक्टर में मैं ये स्मॉल चेंज ऐड कर देता हूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ वेक्टर और टी प्लस डेल्टा टी हुआ भी, ठीक है ना। क्योंकि पहले टी पे वेक्टर आर ये वैल्यू थी, जब टी की जगह टी प्लस यानी कि डेल्टा टी स्मॉल चेंज हो गया, टी से कुछ ना कुछ प्लस हुआ, अब ये क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ और उस चेंज को हमने क्या नाम दिया, डेल्टा आर, क्लियर।
अब ये जो डेल्टा आर वेक्टर है इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, एफ वेक्टर यहाँ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर। क्लियर? तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू एफ डैश टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एफ वेक्टर टी, यानी कि वेक्टर फंक्शन होगा। या फिर इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आएगी एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी अपॉन, और ये है डेल्टा टी। ठीक है ना? तो कुछ गलत नहीं होगा, आप इसको जनरली ऐसे समझ लो कि हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको ट्रायंगल की फॉर्म में यहाँ इस तरीके से लिखें कि ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ तो है आर वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या थी, एफ वेक्टर टी। ठीक है? और ये है डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ये जो अभी हमने निकाली है कि एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी प्लस एफ वेक्टर टी, सॉरी माइनस था यहाँ, इसमें से टी घटा दिया। तो बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या कहता है कि ये वाला जो वेक्टर है वो क्या बनेगा, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बनेगा भी, जिसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है ना? जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, यानी कि दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? इसको ऐसे समझ लेना, ये जस्ट वैसे लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। अब ये वैल्यू हमने निकाली कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू दिस फंक्शन होगा। अब इसका डेरिवेटिव कब डिफाइंड होगा, इफ हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये एफ डैश, सॉरी एफ वेक्टर टी डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी अपॉन डेल्टा टी एग्जिस्ट फाइनाइटली। देन अब अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स इसमें हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी भी, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, दिस मीन्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दिस। अगर ये एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइटली, इसका मीनिंग क्या होगा, देन वी कैन से दैट ये जो वेक्टर फंक्शन था एफ वेक्टर टी इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, किसके रिस्पेक्ट में, स्केलर की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा भी, यानी कि यही क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। क्योंकि देखो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ते थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये वही चीज़ तो है, यानी कि फंक्शन, ये डेरिवेटिव का क्या होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते थे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लास 12th में फिर सेकंड प्रिंसिपल आ गया था, ये यानी कि क्लास 11th का टॉपिक है। ये वही चीज़ है कि फंक्शन में कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। ठीक है ना? यही हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा भी। क्लियर? तो ये क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ किसका, आर फंक्शन का। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय आर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो डी आर अपॉन डी टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है, टी, क्योंकि स्केलर वेरिएबल क्या था, यहाँ टी था भी। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये एफ डैश टी है, इनकी एफ वेक्टर डैश टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव है। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि डी अपॉन डी टी किसका है, एफ वेक्टर टी का, यानी कि काफ़ी सारे सिंबल हैं इसके। डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, सिंपली ये डी आर अपॉन डी टी ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना? आर वेक्टर अगर नहीं भी लगाओगे दिस मीन्स वो क्या है, डेरिवेटिव है। और आर वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, आर क्या होगा, वेक्टर फंक्शन होगा भी। क्लियर? इनके बहुत सारे सिंबल है डेरिवेटिव के जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब इन सिंबल पे इस एरो को बैठा देना है। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद अब अगर इसी का हमें क्या निकालना हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से कि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। अब सक्सेसिव भी आप पढ़ चुके हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, बार बार डेरिवेटिव करना, यानी कि लगातार। अब एक डेरिवेटिव आपने निकाल दिया
कि जब एफ डैश टी का दोबारा से आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको आप क्या लिख सकते हो, एफ डबल डैश टी, यानी कि ये क्या था, वेक्टर फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो भी। सोन आप ये भी लिख सकते हो कि डी स्केयर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्केयर भी लिख सकते हो आप। इसको इस तरीके से एफ ट्रिपल डेरिवेटिव टी भी लिख सकते हो, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। ये तो आपने सारा पढ़ लिया ना कि सक्सेसिव डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा कि ये डेरिवेटिव आ गया, आगे डेरिवेटिव 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 ही निकालते जाओ, भी जितनी बार पूछा गया उतनी बार निकाल दो। उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि लगातार डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव निकालते जाना। क्लियर। तो ये था भी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन की आपने निकालना कैसे है। चीजें लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है अभी, यानी कि स्केलर की जगह वेक्टर, स्केलर की जगह वेक्टर, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। सारा डिफरेंशिएशन ऐसे हैं, जो कंसेप्ट है वो एज इट इज रहेंगे। कंटिन्यूटी की कंसेप्ट एज इट इज है, कंटिन्यूटी की थ्योरम एज इट इज है, लेकिन यहां जो डेरिवेटिव की थ्योरम्स हैं उनमें थोड़ा चेंज होगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद की जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होगा, क्या कंडीशन होगी, उससे रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरम भी थी। और ये जो डेरिवेटिव क्या होता है, सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी भी। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो किस पे डिपेंड है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन पे। यानी कि जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई के अंदर है तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल जिसको आप बोलते थे। यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर फर्स्ट को जो एज इट इज किया था ना उसका डेरिवेटिव और सेकंड को एज इट इज, इस तरीके से। ऐसे हमने कोसेंट रूल पढ़ा था। यानी कि ये सारे रूल्स वेक्टर के अंदर भी अप्लाई होंगे, लेकिन वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट वाले रूल क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल क्या कहेंगे, यानी कि उनकी किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, या क्या उनसे अलग हैं या वो सेम है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। अगर आपको एक बार में चीज क्लियर नहीं होती तो उसको आप बार बार देखते रहा करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे लिए मैथ्स क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स और कुछ काफ़ी बेसिक डिटेल रहती है एक्सरसाइज 2.1 की, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.